एफरेंट आर्टेरियोल जो प्रेशर बनाएगा, जस्ट मिनट, पेन, देखो यहाँ हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, लुक एट दैट, जस्ट मिनट, इज द स्लाइड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, देखो, sir. Yes, sir. दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज एफरेंट आर्टेरियोल हियर। यहाँ ये पोर्शन क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल है हमारा, और नीचे इफरेंट वन, दिस इज इफरेंट एंड दिस इज एफरेंट। ये जो एफरेंट है ये क्या काम कर रहा है, ऊपर से ब्लड लेके आ रहा है और यहाँ फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जो डायामीटर होता है, इसका डायामीटर तो थोड़ा सा थिक होता है, ठीक, और ये जो इफरेंट वाला है इसका डायामीटर थोड़ा सा थिन होता है। तो ये जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर डिपेंड करेगा किसके ऊपर, हमारे इंक्रीज जीएफआर पर एंड ब्लड प्रेशर पर, ठीक। ब्लड जो नॉर्मल, हमारा जो नॉर्मल ब्लड ऑस्मोलैरिटी होती है वो होती है 300 ऑस्मोल। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 300 ऑस्मोल, ओके। और नेट फिल्ट्रेशन रेट की अगर हम बात करें, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है, नेट फिल्ट्रेशन रेट की बात करें तो वो होता है हमारा 10 mm मर्करी। कितना होगा, 10 mm मर्करी। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस। और ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ये कितना होगा हमारा, 60 mm मतलब मिलीमीटर मर्क्यूरी, Hg, ठीक। इसके लिए इस चीज को अभी हम पढ़ेंगे जब हम नेट फिल्ट्रेशन रेट निकालेंगे, जिसको आगे अभी जो हम सिस्टम पढ़ने वाले हैं उसमें ये पूरा पोर्शन कवर करेंगे डिटेल में, ओके। Yes, sir. Yes, यस। सो आज हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, लेट मी, ये हमने कल पढ़ लिया था, देखो सारा सिस्टम, ये ग्लोमेरुलस हमने पढ़ा था। ग्लोमेरुलस में ये मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसमें फिल्ट्रेट निकलेगा और वो फिल्ट्रेट के पास क्या क्या होगा, सिर्फ प्लाज्मा होगा, विदाउट प्रोटीन, प्रोटीन्स नहीं होंगी वहां भी, सिर्फ प्लाज्मा होगा। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि रीएब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं और सेक्रेशन किसे कहते हैं, ठीक। ट्यूब्यूल से जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, सो दिस इज कैपिलरी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जितना भी मैटर जाएगा दैट इज कॉल्ड द रीएब्जॉर्प्शन, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से जितना मैटर ट्यूब्यूल में जाएगा दैट इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और द डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, उसे हम कहेंगे सेक्रेशन, ठीक। अब हम इसके आगे का मैटर कवर करते हैं। ये किडनी का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, एंड दिस इज द नेफ्रॉन, कॉर्टिकल में एंड जक्सा मेडुलरी में मैंने आपको डिफरेंस बताया था ये। एंड नाउ अब हम आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, यूरिन फॉर्मेशन, सो क्या क्या टॉपिक्स आज हमें कवर करने हैं, देखो कल ये चैप्टर आई थिंक आपका ओवर हो जाएगा। आज जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, द टॉपिक्स विच वी हैव टू कवर इज, फर्स्ट इज द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन में भी हम दो सिस्टम्स पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म के अलावा इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन, एंड एक हम पढ़ेंगे यूरिया साइकिल। क्या पढ़ेंगे, यूरिया साइकिल, जिसे ऑर्निथीन साइकिल भी कहा जाता है, ऑर्निथीन साइकिल, ओके। The next thing which we have to study today is, that is the regulation of kidney function। किडनी के फंक्शन का रेगुलेशन कैसे होता है, मतलब कौन रेगुलेट करता है, ऐसे कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो इसे रेगुलेट करते हैं। और इसमें भी हमें तीन प्रोसेसेस पढ़नी है। कौन कौन सी तीन प्रोसेसेस पढ़नी है, द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज कनेक्टेड टू एल्डोस्टेरॉन, सॉरी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट इज एडीएच। दूसरा पढ़ना है हमें रास सिस्टम, रास बोले तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। और तीसरा हमें पढ़ना है एएनएफ सिस्टम, मतलब कि आर्ट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ठीक। तो ये हम रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में पढ़ेंगे। इसके बाद आपके दो तीन टॉपिक और बचते हैं, लाइक मिक्चुरेशन वगैरह बचता है, वो हम कल कवर करेंगे, ठीक। तो कल आई थिंक आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस So previous slide. yes, previous slide, just a minute. Okay, urine formation,
अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, यूरिन फॉर्मेशन। I think unnecessary sound is here. Just a minute, let me add something. Okay, so am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay, Yes, now sir. let us talk about the Yes, sir. process of formation of urine. देखो, यूरिन फॉर्मेशन के लिए एक प्रोसेस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो किस ऑर्गन में होता है, वो होता है लिवर में। क्या होता है, लिवर में। लिवर में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं हिपैटोसाइट्स। क्या कहा जाता है, हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट्स कहाँ होती हैं लिवर में, हेपेटिक लोब्यूल्स में। ये हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर हिपैटोसाइट्स क्या करती हैं, यूरिया फॉर्म करने का काम करती हैं, ठीक। एंड द प्रोसेस बाय विच यूरिया इज फॉर्म, जो प्रोसेस है यूरिया के फॉर्मेशन का, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यूरिया साइकिल कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द यूरिया साइकिल, या फिर इसको एक और नाम दिया गया है ऑर्निथाइन, ऑर्निथाइन साइकिल, ऑर्निथाइन साइकिल। और एक और नेम इसको दिया गया है क्या, क्रैब हेंसलेट साइकिल, क्रैब हेंसलेट साइकिल, क्रैब हेंसलेट साइकिल। ओके, तो ये जो यूरिया बना है यहाँ पर, ये यूरिया अब क्या काम करेगा, कहाँ जाएगा, ये वेना कावा में जाएगा। वी नो दैट, कहाँ जाएगा ये, वेना कावा में, ठीक। और किसके थ्रू जाएगा, ये हेपेटिक वेन के थ्रू जाएगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, हेपेटिक वेन में सबसे ज्यादा यूरिया प्रेजेंट रहेगा, यूरिन प्रेजेंट रहेगा, ठीक। और ये कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, कॉन्सेंट्रेटेड। और लेकिन जब ये वेना कावा में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको वेना कावा तक पहुंचने के लिए मिक्स होना पड़ेगा ब्लड में। और ब्लड के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स हैं, या फिर जितने भी आप कह सकते हैं कि बाकी के मैटर है, लाइक प्लाज्मा है, सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो सब इसके साथ मिक्स हो जाएंगी एंड इट विल बी डाइल्यूटेड एट दैट टाइम, ठीक। जब ये वेना कावा में जाएगा, वेना कावा से ये कहाँ मूव करेगा, ये मूव करेगा एट्रियम में, ठीक, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जाएगा ये राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ये मूव करेगा कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, ठीक, लंग्स। लंग्स से ये मूव करेगा कहाँ, पल्मोनरी वेन में। और पल्मोनरी वेन में क्या चेंजेस आएंगे, इसमें पल्मोनरी वेन में यूरिया के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी। क्या मिक्स हो जाएगी, ऑक्सीजन। और जैसे ही ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी, ये कहाँ मूव करेगा, इट विल मूव टू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम से जाएगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल इसे फॉरवर्ड कर देगा कहाँ, एओर्टा में, ठीक। एओर्टा के थ्रू जाना है इसे कहाँ पे, रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी कौन सी आर्टरी है, ये वही आर्टरी है जो मैंने आपको बताया था, जो किडनी, जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये स्ट्रक्चर पढ़ा था। यहाँ पे हाइलम है, हाइलम में ऊपर यहाँ पे एक वेन प्रेजेंट थी और एक आर्टरी प्रेजेंट थी, लाइक दिस, ठीक। रीनल आर्टरी के थ्रू तो अंदर जाना है ब्लड को। और जब ये फिल्टर हो जाएगा यहाँ पे, जब नेफ्रॉन से फिल्टर कर देंगे, फिल्ट्रेशन के बाद ये बाहर आएगा किसके थ्रू, जो ब्लड वाला पार्ट है वो आएगा रीनल वेन के थ्रू, ठीक। तो रीनल आर्टरी के थ्रू ये कहाँ जाना है, किडनी में। किडनी क्या काम करेगी, यूरिया को फिल्टर कर देगी, यूरिया को फिल्टर कर देगी। और जैसे ही यूरिया को फिल्टर करेगी, इसका बचा हुआ जितना भी मैटर है, वो मैटर कहाँ जाएगा, रीनल वेन में, ठीक। और ये रीनल वेन क्या काम करेगी, ब्लड को सर्कुलेशन में इन्वॉल्व कर देगी, फिर से वही जितना भी फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म है वो फॉलो किया जाएगा, ओके। जो कि फिल्टर्ड ब्लड है वो हमारा इसके पास आएगा, रीनल वेन के पास। क्योंकि फिल्टर होने के बाद तो यूरिया तो अलग निकल गया, यूरिया तो हमारा निकल जाएगा किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू, नीचे यूरेटर के थ्रू स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। बचा हुआ जितना भी ब्लड वाला पार्ट है वो कहाँ गया, रीनल वेन में, ठीक। अब हम ये देखते हैं, मैंने आपको एक चीज और बताई थी जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने बताया था कि जो यूरिया का फॉर्मेशन है वो प्रोटीन्स के थ्रू होता है। अब आप कहोगे सर इस पूरे प्रोसेस में तो प्रोटीन कहीं नहीं आई, है ना, इस पूरे प्रोसेस में तो प्रोटीन कहीं इन्वॉल्व हुई नहीं। तो वो जो हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसमें, यूरिया साइकिल में। अब हम यूरिया साइकिल स्टार्ट करते हैं। इतने में किसी को कोई परेशानी है, कुछ पूछना है? नो सर, नो सर। ठीक है। मैक्सिमम यूरिया कहाँ प्रेजेंट होगा, हेपेटिक वेन में प्रेजेंट होगा। सबसे कम कहाँ प्रेजेंट होगा, रीनल वेन में होगा। ये चीज ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होगी यूरिया में, पल्मोनरी वेन में, ठीक। नाउ
अब हम पढ़ते हैं क्या, यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल, ठीक, यूरिया साइकिल। सो यूरिया साइकिल को एक और नेम दिया गया है क्या, ऑर्निथाइन साइकिल, ऑर्निथाइन साइकिल या फिर क्रैब हैंसलेट साइकिल, क्रैब हैंसलेट साइकिल, ठीक। अब इसके जो मैकेनिज्म हम देखेंगे, इसमें क्या होता है, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि प्रोटीन किससे मिलकर बनी हुई है, प्रोटीन है हमारे अमीनो एसिड से, ठीक है। प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड से आता बंडल ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, क्या काम करते हैं, ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक। और ये पाथवे जो है ये डिस्कवर किसने किया था, देखो यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है ना क्रैब, ये क्रैब और हेंसलेट ये दोनों साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस को डिस्कवर किया था, या फिर हम कह सकते हैं रिगार्डिंग दैट थ्योरी दी थी। और बाद में इन्होंने क्रैब ने ही क्या काम किया था, सिट्रिक एसिड साइकिल को भी डिस्कवर किया था, सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि हम ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस का जो सेकंड स्टेप है जिसमें सिट्रिक एसिड साइकिल हम देखते हैं, ठीक। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो पूरा मैकेनिज्म जाता है, वो भी किसने डिस्कवर किया था, क्रैब ने, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि यूरिन का फॉर्मेशन क्या है, ठीक, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होना है। देखो यूरिया के फॉर्मेशन में जो दो अमीनो एसिड हमारे यूज होने हैं, ये अमीनो एसिड कैसे हैं, ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। और कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, एक तो सिट्रुलिन इन्वॉल्व होगा, सिट्रुलिन, ठीक। और दूसरा इन्वॉल्व होगा एक अमीनो एसिड हमारा जो कि है आर्जिनिन, ठीक, आर्जिनिन। इन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि जो हमारा सिट्रुलिन है, इसको थोड़ा हम अलग कर लेते हैं, एक मिनट। आर्जिनिन हमारा सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, एंड जो सिट्रुलिन है, सिट्रुलिन अमीनो एसिड, सिट्रुलिन हमें ये बताया है कि जितने भी अमीनो एसिड होते हैं 20 अमीनो एसिड जिन्हें मैजिक 20 कहा जाता है, वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन सिट्रुलिन ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड है। कैसा है ये, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, दैट मीन्स ये प्रोटीन बनाने में मदद नहीं करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करेगा। ओके, सो सिट्रुलिन इज अ नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। ओके, और ये पूरा प्रोसेस हो कहां पे रहा है, दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन लिवर। कहां हो रहा है ये, लिवर में, ठीक है, यूरिया साइकिल का। अब क्या होता है, लेट मी चेंज द स्लाइड। क्या होता है, हमारे पास जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये अमोनिया कहां से आया है, ये आया है प्रोटीन से, प्रोटीन वाले पार्ट से, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया है, ये आया है ब्लड से, ठीक। हमें एक चीज पता है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान गैसियस एक्सचेंज होता है, CO2 एंड ऑक्सीजन दोनों एक्सचेंज होती है। तो ब्लड में ऑक्सीजन का भी प्रेजेंट, जो कि डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने पढ़ रखा है किसमें, सर्कुलेशन वाले पार्ट में। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके थ्रू जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है ये मिक्स होती है किसके साथ में, अमोनिया के साथ में, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, एक जो हमारे पास ऑर्निथाइन जो कंपाउंड है, ऑर्निथाइन, ये ऑर्निथाइन के साथ मिक्स होंगी दोनों की दोनों, और क्या बनाएंगी, सिट्रुलिन बनाएंगी। सिट्रुलिन क्या बनाएंगी, यहाँ मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिक्स होंगी ऑर्निथीन के साथ में, और क्या बनाएंगी, सिट्रुलिन बनाएंगी। फर्स्ट स्टेप यह है, ऑर्निथीन रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ में, तो गिव सिट्रुलिन। ओके, द सेकंड स्टेप क्या होगा यहाँ पे, जो सिट्रुलिन है ये एक और बस मैम आप अगर होगा, who is this, mute yourself, ठीक है। जी, ओके मैम, थैंक यू, बाय। ओके, तो सिट्रुलिन क्या काम करेगा, सिट्रुलिन एक और मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड के साथ मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद क्या बनाएगा, आर्जिनिन बनाएगा, जो कि हमारा सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है, आर्जिनिन, एक।
और ये आर्जिनिन क्या काम करता है, एक एंजाइम की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड द आर्जिनेज, आर्जिनेज, आर्जिनेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्निथाइन में और रिलीज करेगा क्या, यूरिया विद वाटर। यूरिया और वाटर भी यहाँ पे रिलीज किया जाएगा और इसका कन्वर्जन होगा किसमें, ऑर्निथीन में। और ये साइकिल इसी तरह से चलती रहेगी लीवर में, यूरिया फॉर्म होता रहेगा, ठीक, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होते रहेंगे, सिटुलिन बनता रहेगा, फिर एक और मॉलिक्यूल अमोनिया का सिटुलिन के साथ मिक्स होगा तो आर्जिनिन बनाएगा, और आर्जिनिन आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में यूरिया एक्सक्रिएट करेगा या फिर यूरिया का फॉर्मेशन करेगा अलोंग विद वाटर। और जो दूसरा कंपाउंड आर्जिनिन के थ्रू बनना है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनेज इज ऑर्निथाइन, ठीक। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा जिसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलेंगे इसे, क्रेब्स साइकिल या फिर यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल, ठीक। बहुत ही सिंपल सा ये मैकेनिज्म है। अगर हम इसको रिएक्शन के तौर पे देखें तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2NH3 प्लस CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम कर रहे हैं, ये बना रहे हैं हमारा H2N एंड CO एंड NH2 प्लस H2O। ये जो रिएक्शन है ये क्या है, हमारा यूरिया है, ठीक है, दिस इज यूरिया, ओके। Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. एक बार Yes. देखो, इसको एनालाइज करो एंड आफ्टर दैट वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। बहुत ही सिंपल सा ये मैकेनिज्म है, ठीक। Sir, done. ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं? फर्स्ट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, the second step is tubular reabsorption, and the last one is the tubular secretion. Okay, these are the 3 steps of सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। क्या नहीं आ रहा? स्लाइड विजिबल नहीं है? साउंड नहीं आ रही। साउंड नहीं आ रही। लेट मी चेक, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। सर अब आ रही है। Okay, now am I audible? Yes, sir. Yes, Okay. Yes, sir. Okay. So first of all understand the one thing। हमने कल एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? ये हमारा वोमेन्स कैप्सूल है, जस्ट अ मिनट, दिस इज द वोमेन्स कैप्सूल। ये वोमेन्स कैप्सूल है। वोमेन्स कैप्सूल के अंदर यहाँ क्या प्रेजेंट है? ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टरियोल आ जाएगी ये एफरेंट आ जाएगी। ये एफरेंट आर्टरियोल आगे चल के पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है, ठीक। अब इससे यहाँ पे फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म होना है, ये फिल्ट्रेशन होगा। तो ये जो फिल्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। पहले हम ये वाला मैकेनिज्म देखते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन वाला। तो इसके लिए हमने एक चीज देखी थी कल, हमने ये डायग्राम देखा था, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज इट, this one। now is it visible? Yes. देखो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो पूरा मैकेनिज्म है, इसमें यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जिन्हें कहा जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये 3 तरह की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी जैसे ग्लोमेरुलस एपेरेटस में। कौन कौन सी? एक तो ग्लोमेरुलर सेल, मैक्यूला डेंसा और मेसेंजियल सेल, जिसमें रेनिन जो है एक्सक्रीट किया जाएगा ग्लोमेरुलर सेल के थ्रू।
अब ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है उसकी ग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन सेक्रेट करती हैं। ये पॉइंट एक तो आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है। दूसरा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, इसमें ये ग्लोमेरुलस के थ्रू जितना भी फिल्ट्रेट आना है वो कहाँ पे आना है, हमारे वुमेन्स कैप्सूल में आना है। यहाँ पे फिल्ट्रेट आया, देखो कैसे है ये प्रोसेस। इसमें यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट रहती है, हमारे ग्लोमेरुलस की जो सेल्स हैं, कैपिलरीज की जो सेल्स हैं, उन सेल्स को मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अंदर फिल्ट्रेट और पोडोसाइट्स प्रेजेंट रहती है। लेट मी टेल यू, मैंने कल बताया था पोडोसाइट्स क्या काम करवाएंगी। पोडोसाइट्स आर द सेल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन। ठीक, तो सपोज इट दीज आर द पोडोसाइट्स आई एम ड्रॉइंग हियर। ये क्या है, एक पोडोसाइट है। पोडोसाइट की ये जो आउटर लाइनिंग है, जो टेढ़ी मेढ़ी ऊपर बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड द पेडिसल। दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड पेडिसल, वी नो दैट दीज आर कॉल्ड पेडिसल एंड दिस इज द पोडोसाइट। पोडोसाइट, जल्दी से बताओ, मैंने आपको बताया था कौन सी सेल्स हैं ये पोडोसाइट्स, विच टाइप ऑफ सेल्स आर दीज। नीचे क्या प्रेजेंट रहेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। अब इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन और प्रेजेंट रहती है यहाँ, जस्ट लेट मी ड्रॉ इट। वन मोर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट हियर, दिस वन, दिस वन मोर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट हियर। और इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होगी जिसमें बीच बीच में छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होंगे, लाइक दिस। तो ऊपर वाला ये जो पोर्शन है ये हमने बनाया है कैपिलरी वाला, कैपिलरी, दिस इज द रीजन ऑफ कैपिलरी। ठीक, कैपिलरी। तो ये किस तरह से ये पूरी प्रोसेस देखो, अगर ये कैपिलरी आप ड्रॉ कर रहे हो तो कैपिलरी के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये पोडोसाइट्स प्रेजेंट है, समथिंग लाइक दिस, इसकी लाइनिंग में। दीज आर द पोडोसाइट्स, ठीक है, पोडोसाइट्स। और पोडोसाइट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट है जिन्हें ये फेनेस्ट्रा कहा जाता है। दीज आर द पोर्स, क्या ये पोर्स हैं, ठीक, पोर्स, पोर्स ऑफ कैपिलरी। और इन पोर्स को क्या कहा जाता है, फेनेस्ट्रा, हम कहते हैं इन्हें फेनेस्ट्रा। ठीक, तो ये अगर मैं यहाँ पे फेनेस्ट्रा बनाऊं तो ये फेनेस्ट्रा कुछ इस तरीके से होंगे, लाइक दिस, दीज आर द फेनेस्ट्रा, छोटे छोटे से होल्स, these something like this, these are the holes called the fenestra। तो क्या होगा, इनसे जब ब्लड पास होगा, इसके अंदर जब ब्लड पास होगा तो ब्लड का जितना प्लाज्मा वाला पार्ट है, प्लाज्मा वाला पार्ट इन फेनेस्ट्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा वाला पार्ट तो बाहर निकल जाएगा, और बाकी जो प्रोटीन वगैरह है या फिर ब्लड सेल्स हैं, फैट है, वो सब कहाँ निकलेगा, अंदर से यहाँ पे। तो ये जो फेनेस्ट्रा है ये किसको निकाल रहे हैं, यहाँ से प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या है हमारा, फिल्ट्रेट। प्लाज्मा क्या है, फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट ऐसा, ये फिल्ट्रेट वो है जिसमें प्रोटीन नहीं है, फिल्ट्रेट प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, प्रोटीन नहीं आएंगी इसमें और फैट भी नहीं आएगा। तो उसका होगा क्या, वो यहाँ पे से दूसरे वाले रीजन से, अंदर वाले रीजन से बाहर निकल जाएगा, ल्यूमेन से। ओके, और ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये क्या काम करेंगे, ये सॉरी जो फेनेस्ट्रा है ये प्लाज्मा को फिल्टर कर देगा। तो ये इस तरीके से ऊपर से यहाँ से फेनेस्ट्रा से प्लाज्मा आया और नीचे से यहाँ पे फिल्टर हुआ। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिल्ट्रेट आ जाएगा, फिल्ट्रेट। ठीक, ऊपर क्या है, यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है हमारा, ब्लड के अंदर सब कुछ प्रेजेंट होगा, ब्लड सेल्स भी होंगी, प्लस प्लाज्मा भी होगा, प्लाज्मा के अलावा प्रोटीन्स भी होंगी, प्लस फैट भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ से जो फिल्टर होना है वो क्या होना है, सिर्फ और सिर्फ हमारा प्लाज्मा फिल्टर होना है, बाकी कुछ भी फिल्टर नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है आपको, इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, अब ये जो मेम्ब्रेन है हमारी, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैंने अभी एक क्वेश्चन किया था, किसी ने भी आंसर नहीं किया। ठीक, दिस इज कॉल्ड द एंडोथीलियम कैपिलरी, एंडोथीलियम कैपिलरी। और ये बीच में जो पोर्स हैं इन्हें क्या कहेंगे, फेनेस्ट्रा, दीज आर द फेनेस्ट्रा। ठीक, और दिस इज द पोडोसाइट एंड ऊपर पेडिसल। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होना है, जो हमने डायग्राम देखा था, लाइक
जस्ट हमने, तो दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल, ये बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक। और ऊपर यहाँ पे हमारा टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, तो जितना भी मैकेनिज्म होगा फिल्ड यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, फिल्ट्रेट स्टोर हो जाएगा। और ये फिल्ट्रेट कहाँ मूव करेगा अब, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटिव ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल से जाएगा डिस्टल में, फिर डिस्टल से जाएगा कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में। इतनी बात क्लियर है? यस सर। ठीक। अब क्या होता है, अब क्या होता है, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है इसमें कुछ प्रेशर काम करते हैं, ठीक है, इसमें कुछ प्रेशर्स काम करते हैं। तो हम प्रेशर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रेशर इन्वॉल्व इन ग्लोमेरुलर filtration, pressures involved in glomerular filtration। ठीक, देखो जो पहला प्रेशर है, the first pressure which is involving here is called the glomerular, that is called the glomerular hydrostatic pressure, ठीक। ये किसकी वजह से आता है, ये जो प्रेशर आ रहा है ये आ रहा है हमारे इफरेंट आर्टरियोल के नैरो होने की वजह से। मैंने एक चीज बताई थी अभी कि जो हमारा एफरेंट आर्टरियोल है उसका डायमीटर तो ज्यादा होता है, लेकिन जो इफरेंट आर्टरियोल है उसका डायमीटर कम होता है। तो उस बीच फिल्ट्रेशन के दौरान जितना भी प्रेशर लगेगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो दिस इज, आप लिख सकते हैं, ड्यू टू नैरो efferent arteriole, और इसका काम क्या है, इट फेवर्स फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन को करवा रहा है। ओके, दिस इज फेवरिंग द फिल्ट्रेशन। द सेकंड प्रेशर इज कॉल्ड blood colloidal osmotic pressure, ठीक, blood colloidal osmotic pressure, that is called the BCOP। इसे हम क्या कहेंगे, GHP। सर आवाज नहीं आ रही है दिस इज आपकी। BCOP। यस सर। आवाज नहीं आ रही, लेट मी चेक जस्ट अ मिनट। सर अब आ रही है। ओके। सो ये किस वजह से हो रहा है, दिस इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से। अब देखो प्लाज्मा प्रोटीन हमारी क्या थी, जो कि प्लाज्मा तो हमारा निकल रहा था मैकेनिज्म में, जो हमारा प्लाज्मा वाला पार्ट था वो तो फिल्टर हो रहा था, एज अ फिल्ट्रेट निकल रहा है, लेकिन प्रोटीन नहीं निकल पा रही है। तो वो प्रोटीन क्या काम करती है, जो फिल्टर नहीं हो पा रही है वो भी प्रेशर जनरेट करती है, और वो काम करेंगी, अब वो फिल्ट्रेशन नहीं करवाएंगी क्योंकि वो फिल्टर थोड़ी हो रही है, तो वो फिल्ट्रेशन के अंदर, फिल्ट्रेशन के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व नहीं होंगी, उसके ऑपोजिट काम करेंगी क्योंकि उन्हें फिल्टर नहीं होना है, तो ऑपोजिट काम करेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस प्रेशर oppose the filtration, मतलब कि अगर ये हमारी कैपिलरी है तो इस कैपिलरी के अंदर से बाहर की तरफ क्या निकल रहा है, प्लाज्मा निकल रहा है, ठीक। तो लेकिन प्रोटीन्स को नहीं निकलना है, प्रोटीन्स आगे जा रही हैं, मूव कर रही हैं, तो वो जो प्रेशर जनरेट करेंगी, दैट प्रेशर इज कॉल्ड द ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। यस सर। The next pressure, the next one is called the capsular hydrostatic pressure, that is capsular hydrostatic pressure, that is called the CHP, ठीक। इनकी वैल्यूज तीनों की अलग अलग होती हैं, अभी हम वैल्यूज देखेंगे, ओके। तीनों की वैल्यूज अलग अलग होती हैं। ये जो हमारा प्रेशर है ये जनरेट हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, जो प्रेशर ऑलरेडी प्रेजेंट है कहाँ पे, हमारे जो ग्लोमेरुलस है, जो बोमेन्स कैप्सूल है। देखो हमने क्या देखा था, ऊपर ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल आ गया, ऊपर हमारा ग्लोमेरुलस आ गया, तो इस यहाँ से फिल्टर होके आ रहा है पूरा,
ठीक, ग्लोमेरुलस से। तो इसके अंदर पहले से भी थोड़ा सा फ्लूइड क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। ये फ्लूइड तो आगे बढ़ जाएगा, जो फिल्टर होके ऊपर से आएगा, फिर और फ्लूइड आएगा, फिल्टर होने के बाद प्लाज्मा आएगा। तो जो फ्लूइड पहले से प्रेजेंट है वो जो प्रेशर जनरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, सो दिस इज ड्यू टू fluid which is already present in Bowman's कैप्सूल। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं बो कैप्सूल। ओके, वुमेन्स कैप्सूल। इतनी बात क्लियर है? और देखो यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, ऑपोजिट काम कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या काम करेगा, यहाँ पे ऑपोजिट काम करेगा। इट ओपोज द फिल्ट्रेशन, oppose the filtration। इतना देखो, इतने में कुछ पूछना है तो आगे बढ़ते हैं, वरना हम अब इन तीनों को मिला के हमारा क्या बनता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बनता है। ठीक है, इन तीनों को मिला के नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बनेगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, दिस वन ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये कितना होता है, दिस इज जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ये कितना होगा, 60 mmHg, 60 mm मर्क्यूरी जिसे हम कहते हैं, 60 mmHg। ठीक, जो ब्लड कोलॉइडल प्रेशर है ये कितना होता है, दिस इज ऑल अबाउट 32 mm मर्क्यूरी। ठीक, एंड द लास्ट वन दिस इज 18 mm मर्क्यूरी। अब आप मुझसे पूछोगे क्या सर ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है? नहीं, ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है, ये वैल्यू चेंज होती रहती है। It depends on the pressure applying on the efferent arteriole and the filtration rate। ये फिल्ट्रेशन रेट पे डिपेंड करता है कि ये जो वैल्यू है, क्योंकि पानी हमेशा पानी एक जैसा थोड़ी रहेगा बॉडी में, पानी की कमी होती रहती है और कभी पानी बहुत ज्यादा भी हो जाता है। तो जब पानी ज्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म तेज चलेगा, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक, फिल्ट्रेशन कम हो रहा है तो वैल्यूज कम हो जाएंगी, क्योंकि उस अमाउंट में पानी ज्यादा चाहिए बॉडी को, तो बॉडी कम फिल्टर करेगी, किडनी कम फिल्टर करेगी यूरिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं ये चेंज होती रहती है, लेकिन जो एक एवरेज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली जाती है दैट इज 60, 32 एंड 18। जितनी भी बुक्स आप चेक करोगे, हर बुक में आपको अमाउंट कहीं ना कहीं इसका जो लेवल है वो डाउन मिलेगा, लेकिन आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी की वैल्यू पूछी जाती है। ओके, सो दिस इज 60, 32 एंड 18। अब हम बात करते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का मतलब क्या है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का मतलब है कि आपका जो NFP नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस BCOP प्लस कोलॉइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, हमने देखा था GHP कितना था, 60 था, माइनस BCOP कितना था, 32, प्लस CHP कितना था, 18। ओके, सो दिस इज 60 माइनस 50 कितना आ गया, 10 mm मर्क्यूरी। तो आपका नेट फिल्ट्रेशन रेट कितना होगा, आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा, 10 mmHg। ठीक है, 10 mmHg। नेक्स्ट आता है आपका एक और कंसेप्ट इसमें हमारा किसका, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का। देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में दोनों किडनी एक साथ फिल्टर कर रही है, पूरा का पूरा जो भी यूरिन बना रही है वो एक साथ बना रही है। तो जब हमारी दोनों किडनी जितना फिल्टर करती है यूरिन का अमाउंट, उसको मिला के जो वैल्यू बनती है उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, जिसे हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ओके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, दिस इज द, जस्ट अ मिनट, दिस इज द अमाउंट ऑफ filtrate produced by kidneys पर मिनट। एक मिनट में जितना अमाउंट हमारी दोनों किडनी, देखो किडनीज में एस लगा हुआ है, एस का मतलब क्या है, दोनों किडनी की बात चल रही है, एक किडनी की बात नहीं चल रही है, दोनों किडनी एक साथ जितना भी अमाउंट बनाएंगी पर मिनट, दैट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक, और ये होता कितना है, GFR कितना होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट,
दिस इज 125 ml पर मिनट। कितना होगा ये? 125 ml, मतलब हमारी दोनों किडनी मिलकर 1 मिनट में 125 ml यूरिन बना रही है। अगर हम पूरे दिन की बात करें तो पूरे दिन में जो हमारा GFR है ये कितना होगा? पूरे दिन में होगा ये 180 लीटर पर डे। ठीक, 180 लीटर पर डे। निकालने के लिए क्या करोगे? देखो, 125 ml निकल रहा है ना 1 मिनट में, ठीक है, इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड इंटू हमें कितने का निकालना है? एक दिन का, 24 डेज का, इज इक्वल टू हमारी जो वैल्यू आएगी वो 18,000 ml आएगी। एंड 18,000 को जब आप लीटर में कन्वर्ट करोगे दैट वुड बी 180 लीटर पर डे। ओके, इस तरह से आप इसे निकाल सकते हो। सो GFR कितना होगा डेज के अकॉर्डिंग? 180 लीटर पर डे। लेकिन क्या होता है, ये जो अब आप कहोगे सर बन तो 180 लीटर रहा है, लेकिन हमारी बॉडी से निकलता सिर्फ 1-2 लीटर ही है, ऐसा क्यों? बॉडी में बन कितना रहा है? 180 लीटर। 180 लीटर तो बहुत हो गया, इतना तो हमारी बॉडी में पानी भी नहीं होता है। हमारी बॉडी में कितना कितना कितने लीटर वाटर हो सकता है? मैक्सिमम 5 लीटर और 6 लीटर, 5 से 6 लीटर ही हो सकता है, क्योंकि इतना ही blood होता है, और जो वाटर है वो ब्लड के साथ मिक्स रहेगा। यही तो चीज है, ठीक है। तो अब आप कहोगे अगर सर ऐसा है तो बाकी का मतलब इतना इतना तो निकल ही नहीं रहा है, आप झूठ बोल रहे हो, है ना। लेकिन क्या होता है, हमारी बॉडी में केवल 1% ही यूरिन में कन्वर्ट होता है, इसका 1% ही यूरिन में कन्वर्ट होता है, और 99% क्या होता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है। 99% रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो 1% है सिर्फ वो ही यूरिन के रूप में बॉडी से एक्सक्रिएट होगा, एक। क्यों? अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो फिल्ट्रेट आया था ना, उस फिल्ट्रेट में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि प्योर मतलब कि यूरिन नहीं आता है, उसमें कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी रहती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो वो जो टॉक्सिसिटी है उसको फिल्टर करने के लिए बार बार फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, और ये हमारा बार बार रीअब्जॉर्ब होता रहता है, फिर सेक्रेट होगा, फिर रीअब्जॉर्ब होगा ट्यूब्यूल्स के थ्रू, और यहाँ पे दोबारा से 1% यूरिन एक्सक्रिएट होगा, ठीक। यस सर। इसमें ये जो हमारा GFR है, एक चीज हमेशा याद रखना कि GFR इज प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर, ठीक है। GFR इज प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर, मतलब अगर हमारा GFR बढ़ रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो GFR भी बढ़ेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। ये चीज आपको याद क्यों रखनी है? क्योंकि ये अभी हम देखेंगे कहाँ पे? एल्डोस्टेरॉन सिस्टम में, ठीक। एल्डोस्टेरॉन सिस्टम में ये चीज काम में आएगी आपकी, कौन सी वाली? कि बीपी बढ़ रहा है तो GFR भी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, एंड GFR कम होगा, डाउन होगा, तो बीपी भी डाउन हो जाएगा। इतना क्लियर है? बताइए मुझे, इज इट क्लियर? काउंटर करंट मैकेनिज्म पे चले। यस। ओके, जस्ट अ मिनट। Okay, so now let us move to counter current mechanism. काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए हम फिर से एक बार फिर से क्या बनाएंगे? नेफ्रॉन बनाएंगे अपना। ये क्या है? बोमेन्स कैप्सूल। ये क्या आ गई हमारी? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये नीचे जाके क्या बनाएगी? लूप ऑफ हेनले बनाएगी, ठीक है। लूप ऑफ हेनले भी 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये चल के कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? DCT में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ जाके कनेक्ट हो जाएगी? कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। इतना पार्ट हमें पता है। यस सर। नेक्स्ट, अभी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमारा ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। ये ग्लोमेरुलस के ऊपर एफरेंट आर्टेरियोल आ रहा है, यहाँ से इफरेंट आर्टेरियोल आ रही है। अब देखो ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है ये क्या काम करती है? ये आगे चल के पेरिट्यूब्युलर कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती है, और किसके साथ साथ चलती है? जस्ट अ मिनट। और एक आगे चल के कन्वर्ट हो जाती है किसमें? वासा रेक्टा में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी ये?
वासा रेक्टम है। बस इस प्रोसेस को समझने के लिए मैं इसे ऐसे बना रहा हूँ। एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा उलझी भी होती है ना, बहुत ज्यादा उलझी भी रहेगी, लेकिन मैं हमें क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म समझना है तो मैं इसको सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज Am I audible now? अभी आ रही है? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो ये जो वासा रेक्टा है कुछ इस तरह से प्रेजेंट रहेगी। अब क्या होता है देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे जो ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है, ठीक, कितनी होती है? 300 ऑस्मोल, 300 ऑस्मोल। और हमारा जो फिल्ट्रेशन रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रेशर पे ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस हमारे जो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब काउंटर करंट, ये जो वर्ड है ना काउंटर करंट, इसका मीनिंग समझो पहले। काउंटर करंट का मतलब क्या होता है? काउंटर करंट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चले। किस में चले? ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में चले। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? अगर हमारी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल फिल्ट्रेशन हमारे फिल्ट्रेट को कुछ इस तरीके से मूव करवा रही है, फिर लूप ऑफ हैंडले में आएगा फिल्ट्रेट, यहां से ऊपर जाएगा, फिर डीसीटी में आएगा, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए यूरेटर में चला जाएगा। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। जबकि और दूसरा जो ऑपोजिट मैकेनिज्म चलेगा वासा रेक्टा में, वासा रेक्टर में क्या होगा? जब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेट आया है तो इसके अंदर से कुछ कंपोनेंट्स बाहर की तरफ निकलेंगे और उसे कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? वासा रेक्टा। वासा रेक्टा एब्जॉर्ब कर लेगा और वासा रेक्टा उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगा। ठीक, कैसे लेके जाएगा? देखो, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल यहाँ ऐसे लेके जा रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन चलेगा ऊपर की तरफ। यहां से ये ऊपर जा रहा है, यहां से चलेगा नीचे की तरफ। ठीक, लेकिन यहाँ पे बीच में ये जो हमारा लूप ऑफ हैंडले का और वासा रेक्टा का मिडिल पार्ट है, यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी होगी वो बिल्कुल सेम होगी। ऑस्मोलैरिटी बिल्कुल सेम होगी। ठीक, चेंज नहीं आएगा ऑस्मोलैरिटी में। अब इस प्रोसेस के लिए हम देखते हैं क्या, कैसे। यहाँ पे देखो, जब हमारा इस पूरे मैकेनिज्म में यहाँ से हमारा फिल्ट्रेट पूरा का पूरा ब्लड आया, यहाँ पे फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद आया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में। ठीक, इतनी इतनी चीज क्लियर है? जैसे ही प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से, अब एक यहाँ पे मैं एक लाइन बनाता हूँ, जस्ट अ मिनट, दिस इज द लाइन। ये क्या काम कर रही है? नेफ्रॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये हमारा कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये हमारा मेड्यूला वाला रीजन है। ठीक, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ठीक, जैसे जैसे हमारा जो ब्लड जो कि फिल्टर होके आया है, यहाँ पे ये जो प्लाज्मा आया है, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ती जाएगी। नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी क्या है? 300। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी रहेगी? 300 रहेगी। ठीक, और जैसे जैसे ये लूप ऑफ हैंडले में जाएगा इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी, 300 से 600 हो जाएगी, फिर 600 से 800 मतलब 800 हो जाएगी, आफ्टर दैट 1200 हो जाएगी। बस 1200 पे आने के बाद यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं। जैसे ही ये जैसे जैसे ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, जब ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल बाहर की तरफ क्या निकालती है? H2O, मतलब वाटर का रिडक्शन करती है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम क्या देखा था? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल वाटर का क्या करेगी? सेक्रेशन करेगी। सॉरी, यहाँ से इसका जो वाटर का रिडक्शन होगा और जो न्यूट्रिएंट्स है मतलब NaCl है वो हमारा सेक्रेट किया जाएगा। कैसे होगा? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल वाटर रिलीज कर रही है, ये वाटर कहाँ जाएगा? वासा रेक्टा में जाएगा। ठीक, इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है यहाँ से बढ़ती चली जाएगी। कैसे? ये इसकी ऑस्मोलैरिटी वासा रेक्टा की भी यहाँ पे क्या है? 1200। 1200 से देखो यहाँ ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है और ऑपोजिट फंक्शन चलना है तो इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या क्या होगी? कम होती जाएगी। ये होगी 900, 900 से 600, 600 से 400, ठीक, और फिर ऊपर 300। ठीक, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, एक की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, दूसरे की ऑस्मोलैरिटी घटेगी, और क्या निकलेगा? यहाँ से वाटर निकलेगा। ठीक, अब जैसे जैसे यहाँ से फिल्ट्रेट हमारा कहाँ जाएगा? डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल की तरफ। लूप ऑफ हैंडले है ये, लूप ऑफ हैंडले, लूप ऑफ हैंडले से कहाँ जाएगा? डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में। ऑस्मोलैरिटी फिर से बढ़नी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। कैसे? यहाँ पे ओके 1000, 1000 से आएगी 800, ठीक, 800 से 600,
600 से जब डीसीटी वाले पार्ट में आ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। ठीक, 200। और जैसे ही ये ऑस्मोलैरिटी हमारी 200 होगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा सोडियम है वो कहाँ आएगा, अंदर की तरफ एंटर करेगा, प्लस वाटर भी ल्यूमेन से जो बाहर यहाँ पे रिलीज हुआ था ना, ल्यूमेन में रिलीज हुआ था, ये अंदर डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में एंटर कर जाएगा। यहाँ पे एक हार्मोन काम करता है डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में, डीसीटी में एक हार्मोन काम करता है जिसे हम कहते हैं क्या, एडीएच, मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्लस एल्डोस्टेरॉन। ठीक, एंटी डाई ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये कौन सेक्रेट करता है, ये करती है किडनी। ठीक, और एल्डोस्टेरॉन कौन करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक, एड्रिनल कॉर्टेक्स मतलब जो एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ये वहां से रिलीज होगा। ठीक, तो एल्डोस्टेरॉन जो है वो क्या काम करता है, एल्डोस्टेरॉन हमारे कलेक्टिंग डक्ट पे भी काम करेगा साथ में, ये डीसीटी पे तो काम करेगा ही, साथ में कलेक्टिंग डक्ट पे भी ये काम करेगा। ठीक, तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इज ऑल अबाउट द ऑपोजिट फंक्शनिंग। यहाँ पे देखो वाटर जब ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे बढ़ रही है 300 600, तो हमारा वाटर कहाँ आ रहा है, ये इंटरस्टिशियल ल्यूमेन है, ये हमारा इंटरस्टिशियम मेडुलरी पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक, तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या आया है, वाटर आया है। यहाँ पे जैसे जैसे ऑस्मोलैरिटी देखो यहाँ पे कम हो रही है तो यहाँ पे बाहर की तरफ क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगा, NaCl। ठीक, सॉल्ट्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब हमारा कलेक्टिंग डक्ट में ये पूरा फिल्ट्रेट आता है तो कलेक्टिंग डक्ट क्या काम करती है, यहाँ से जितना भी यूरिया होता है ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में यूरिया को रिलीज कर देती है। और ये यूरिया जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में रिलीज हुआ है ये रिलीजमेंट कहाँ जाएगा, सीधे हमारे रीनल कॉलम जो कैलिसिस वाला पार्ट था, माइनर कैलिसिस, फिर मेजर कैलिसिस, फिर रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस के थ्रू कहाँ जा रहा है, इसको यूरेटर में जाना है। ठीक, तो कलेक्टिंग डक्ट कहाँ ओपन होती है, कलेक्टिंग डक्ट हमारी ओपन होती है कैलिसिस में, कैलिसिस से ये पूरा का पूरा जो यूरिया यहाँ से रिलीज हुआ है ये जाएगा कहाँ पे, रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से सीधा यूरेटर, और यूरेटर क्या करेगा, उसको यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करवा देगा। इतनी चीज क्लियर है आपको, ये सब इज इट क्लियर। हमारे दो मेजर ऑस्मोल क्या है यहाँ पे, जो जिनकी वजह से ये पूरी प्रोसेस होनी है, याद रखना, एक तो NaCl के ऊपर डिपेंड करेगा ये पूरी प्रोसेस, और दूसरा यूरिया के ऊपर। यूरिया कहाँ से रिलीज होना है, हमारा यूरिया रिलीज होना है कलेक्टिंग डक्ट लास्ट वाले पार्ट से। NaCl को रिलीज कौन करता है, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। वाटर कहाँ से रिलीज होगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू। ठीक, यहाँ पे जो सोडियम और क्लोराइड आयंस, देखो दो आयंस यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, और अच्छा एक चीज और आपको याद रखनी है, क्या, जो हमारा वाटर का और जो NaCl का जो भी रिलीजमेंट हो रहा है उसके रिलीजमेंट के लिए कुछ चैनल्स इन ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से चैनल्स होते हैं, अगर हम वाटर के रिलीजमेंट की बात करें तो एक्वापोरेंस यहाँ काम करते हैं, एक्वापोरेंस। ठीक, और आयंस के लिए मतलब सोडियम के लिए और क्लोरीन के लिए कौन काम करेगा, आयन चैनल्स काम करेंगे। जब तक आयन चैनल्स ओपन नहीं होंगे तब तक ये ना तो एंटर कर सकते हैं और ना ही रिलीज हो सकते हैं फ्रॉम द ट्यूब्यूल टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक, ये वाला पोर्शन क्या था हमारा, दिस पोर्शन वाज वासा रेक्टा, ये पोर्शन था हमारा वासा रेक्टा। ठीक, और ये थी हमारी क्या, लूप ऑफ हेनले। और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेंगे। जब हमारा प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल से लूप ऑफ हेनले की तरफ फिल्ट्रेट जाएगा तो वासा रेक्टा में ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, और ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, जबकि प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। ठीक, इज इट क्लियर। देखो इस डायग्राम को एनालाइज करो एक बार। एनसीईआरटी ने भी इस डायग्राम को दिखाया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या काम किया है, एनसीईआरटी में लूप ऑफ हेनले के बराबर में वासा रेक्टा दिखाई गई है, वहां अलग अलग करके दिखा दिया गया है। मैंने इस डायग्राम में आपको वासा रेक्टा इसके साथ में बना के दिखाई है, और पूरा मैकेनिज्म कुछ इसी तरीके से होगा। Look at the diagram, analyze it. Is it clear? Yes, sir.
Yes, ओके, sir. अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अब क्या देखेंगे हम? द नेक्स्ट टॉपिक विच इज Regulation of रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन से क्या मीनिंग है? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन से मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स जो किडनी के फंक्शंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं और पूरे के पूरे मैकेनिज्म को रेगुलेट करवा रहे हैं। ठीक, सो यहाँ मैंने जैसा कि अभी बताया था क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। पहले हमें पढ़ना है क्या? पहले हमें देखना है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। वैसोप्रेसिन, ठीक, वैसोप्रेसिन। दूसरा हम देखेंगे रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। और तीसरा हमें पढ़ना है क्या? एएनएफ, एंट्री नेट्रीयूरेटिक, सॉरी एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। ठीक, दिस इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक, एक चीज याद रखो, क्या ये रेनिन कहां से आया है? रेनिन कौन रिलीज करेगा? किडनी रिलीज करेगी। ठीक, रेनिन इज रिलीज फ्रॉम किडनी। एंजियोटेंसिन कहां से रिलीज हो रहा है? लीवर के थ्रू रिलीज हो रहा है। एल्डोस्टेरॉन कौन रिलीज कर रहा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे ये तीन स्ट्रक्चर्स जो जिनके सेक्रेशन से ये पूरा मैकेनिज्म होना है, जो हम आगे अब देखने वाले हैं रेगुलेशन के लिए। ठीक, इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द एंटी डायूरेटिक हार्मोन दैट इज कॉल्ड वैसोप्रेसिन। देखो इसमें एक चीज है, क्या है? वैसो, वैसो से मीनिंग है हमारी ब्लड वेसल, प्रेसिन से मीनिंग क्या है? हमारा प्रेशर। ठीक, मतलब कि जो हमारे ब्लड वेसल है उस पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, ब्लड प्रेशर जनरेट हो रहा है। मतलब कि मान लो ये हमारी ब्लड वेसल है। ठीक, इस ब्लड वेसल में यहाँ से ये क्या कर रहा है? खुद को प्रेस कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। ये खुद को प्रेस कर रहा है। जब ये प्रेस हुआ तो यहाँ पे जितना भी मैटर था, जो हमारा ब्लड था, तो मुझे ये बताओ उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? मतलब यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होगा ना, ये हमारा कंस्ट्रिक्शन होगा। दिस इज कॉल्ड वैसो कंस्ट्रिक्शन। ठीक, क्योंकि ये देखो यहाँ प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और प्रेशर अप्लाई होने से क्या होगा? यहाँ पे फिल्ट्रेशन रेट हमारा बढ़ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, ये चीज आपने की भी होगी, हमेशा जो पाइप होता है, टंकी में लगा हुआ पाइप है कभी टैप में, और उसके ऊपर पैर रख दो, लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट, बीच वाला जो पार्ट है उसमें से पानी जाता है, तो आप देखते हो कि उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा तेज हो रखा होता है। सेम मैकेनिज्म यहाँ पे आपको अप्लाई करना है कि जब हमारी जो वेसल है उस वेसल पे प्रेशर पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड का फ्लो है, प्रेशर है, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो वैसोप्रेसिन क्या काम कर रहा है? वैसोप्रेसिन इज अ वेसो कंस्ट्रिक्टर, इट इज अ वेसो कंस्ट्रिक्टर। ये वेसो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम कर रहा है, जो कि हमारा जो लेवल है वो बढ़ा देगा। किसका? प्रेशर का, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक, तो पहले हम एडीएच की बात करते हैं, उसके बाद हम रास की बात करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट एडीएच। व्हाट इज दिस? एंटी डाइजेस्टिव यूरेटिक ओके। एंटी का मतलब क्या है? देखो, एंटी का मतलब ये इसके खिलाफ काम करेगा। ठीक, डाईयूरेटिक का मतलब क्या है? एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं डाईयूरेसिस, डाईयूरेसिस। और डाईयूरेसिस का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? एडीएच एक ऐसा हार्मोन है जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा, इसके खिलाफ काम करेगा ना। डायूरेसिस का मतलब वाटर का लॉस हो रहा है, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या काम कर रहा है? इस प्रोसेस को प्रिवेंट कर रहा है जिसमें कि वाटर का लॉस ना हो। सो दैट मीन इट इज अल्टीमेटली प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। Yes, यहाँ sir. यहाँ पे क्या होगा? अब ये क्या काम करेगा? एल्डोस्टेरॉन, हमारा जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, सबसे पहले तो ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज द ब्लड ऑस्मोलैरिटी, इंक्रीज द ब्लड ऑस्मोलैरिटी।
ऑस्मोलैरिटी। देखो जब भी ब्लड ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी हमारा एडीएच एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्टिवेट हो जाएगा। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ है, जैसे कि हमारे ब्लड का प्रेशर है, जो ब्लड का प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ है ना, यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो डायूरेटिक हार्मोन तो इसको प्रिवेंट करेगा ताकि वाटर लॉस ना हो, तो यहाँ पे ये क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। दैट मीन्स एडीएच, एडीएच एक्टिवेट, एक्टिवेट होगा। और इसके एक्टिवेशन के लिए हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स, ठीक। तो एडीएच से सबसे पहले हमारा क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे पहले, उसके बाद हमारा एडीएच एक्टिवेट होगा। लेट मी ड्रॉ फ्लो चार्ट हियर, जस्ट अ मिनट, मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूं, उससे हम इस चीज को समझेंगे। लेट मी टेक द न्यू स्लाइड। देखो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुई, ब्लड ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुई, इसके इंक्रीज होने से क्या हुआ, ऑस्मो रिसेप्टर्स, ऑस्मो रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो ऑस्मोलैरिटी कंट्रोल करते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स बिकम एक्टिवेट, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे ये सिग्नल जाएगा कहां पे, हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस पे, हाइपोथैलेमस पे, यस हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस क्या काम करेगा, अब हाइपोथैलेमस के थ्रू एंटी डायूरेटिक हार्मोन सेक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सेक्रेशन स्टार्ट, ठीक, सेक्रेशन स्टार्ट। और ये सेक्रेशन जो है किसके थ्रू और आगे, क्योंकि हाइपोथैलेमस कहाँ कनेक्ट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कनेक्ट होता है, तो हमारे पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी अल्टीमेटली रिलीज द एल्डोस्टेरॉन, सॉरी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक। हाइपोथैलेमस अगर डायग्राम देखा जाए तो इस तरीके से ही तो होता है, ये ऐसा होता है, ऊपर ये हाइपोथैलेमस होगा और नीचे हमारी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आएगा और यहाँ से क्या क्या होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारा एडीएच रिलीज होगा, ठीक। तो एडीएच रिलीज हो गया, एडीएच रिलीज हो गया। अब ये एडीएच क्या काम कर रहा है, ये एडीएच हमारा एक्ट करेगा एक तो डीसीटी पर, डिस्टल कन्वॉल्यूटिव ट्यूब्यूल पर, और दूसरा ये एक्ट करेगा कलेक्टिंग डक्ट पर, कलेक्टिंग डक्ट पर। जैसे ही ये इन दोनों पे रिएक्ट करेगा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये दोनों क्या काम करना शुरू करेंगे, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर स्टार्ट, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर स्टार्ट, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। सबसे पहले क्या हुआ, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुई, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए, इन ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने पर हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिला, एडीएच का सेक्रेशन स्टार्ट हो गया, एडीएच सेक्रेट होकर कहाँ आया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने एडीएच को रिलीज किया और इसने एक्ट किया हमारी डिस्टल कन्वॉल्यूटिव ट्यूब्यूल पे और कलेक्टिंग डक्ट पर, ठीक। और हमारे ये दोनों क्या काम करेंगे, अब रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देंगे। रीअब्जॉर्प्शन के लिए हमने लास्ट टाइम मैंने आपको क्या चीज बताई थी, जब हमारा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से सारा मैटर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, मतलब कि ट्यूब्यूल की तरफ जाएगा, डीसीटी की तरफ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द रीअब्जॉर्प्शन। तो वहां पे भी रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म फॉलो किया जाएगा। और वहां पे किसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, जो कि अभी मैंने आपको बताया इस वाले पार्ट में, काउंटर करंट मैकेनिज्म में। देखो यहाँ पे देखो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर आया है यहाँ पे, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो ये जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ है किस वजह से हुआ है, ये हमारे एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से हुआ है, ठीक। यस। ये वाला पॉइंट यहाँ क्लियर हुआ, क्यों रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, इस वजह से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन काम कर रहा है, और दूसरा ये साथ में किसके ऊपर भी काम कर रहा है, कलेक्टिंग डक्ट पे भी काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, ठीक। Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. सेकंड थिंग, सेकंड चीज ये क्या काम करेगा, दूसरा तो हमारा ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देगा, एडीएच। एडीएच का दूसरा फंक्शन क्या है, ये इट इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देगा, ठीक। Yes, sir. क्योंकि ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है ना, ये बताया मैंने, यहाँ देखो वैसोकंस्ट्रिक्टर है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। Yes, sir. देखो इसे एक बार,
उसके बाद हम रास सिस्टम पे जाते हैं। आज हमें रास सिस्टम कंप्लीट करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में मिक्सचुरेशन का और एक्सक्रीटरी डिसीज, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो पढ़ेंगे, और कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो कब काम करता है, जब हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ने का मतलब क्या है, देखो यहाँ देखो, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। देखो 300 थी, फिर 600 थी, फिर 800 हो गई, और फिर 1200 हो गई। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, एडीएच काम कर रहा है, ठीक। और वाटर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। देखो वाटर का रिलीजमेंट हो रहा है, दैट मीन्स पानी की कमी हो रही है ना, पानी की कमी हो रही है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम वगैरह है, वो प्रॉपर है, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये कलेक्टिंग डक्ट और जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करेगा तो रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, किसका, वाटर का और सोडियम का। इज इट क्लियर? ऑस्मोलैरिटी वर्ड से कंफ्यूज मत होना। ऑस्मोलैरिटी और मैंने आपको एक वर्ड बताया था, क्या, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन ये वर्ड बताया था मैंने। क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब, वाटर एंड साल्ट बैलेंस। साल्ट बैलेंस, साल्ट बोले तो वही अपने आयंस, ठीक, आयंस। तो यहाँ पे देखो वाटर और साल्ट का बैलेंस किया जा रहा है। क्या, यहाँ पे वाटर भी इन्वॉल्व हो रहा है ऑस्मो रेगुलेशन के मैकेनिज्म में, प्लस हमारे सॉल्ट्स में सोडियम और क्लोराइड आयंस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे इनका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है और सेक्रेशन हो रहा है। तो इनके रीएब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन के ही मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन इन किडनी। ओके, तो किडनी ऑस्मो रेगुलेशन भी करवा रही है, प्लस एक्सक्रेशन का तो मैकेनिज्म है ही उसका, जो कि यूरिन बन रहा है। ये यूरिन अब एक्सक्रेट हो जाएगा किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू। कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से जाएगा सीधा यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से पास करवा दिया जाएगा। आई थिंक आपके ये पॉइंट सब क्लियर हो गए होंगे कि इस पूरे मैकेनिज्म में क्या हुआ है, एल्डोस्टेरोन वाले डाययूरेटिक हार्मोन वाले पार्ट के बाद। अब हम देखते हैं रास सिस्टम, ठीक है। रास क्या है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक। अब ये जो सिस्टम है ये कब एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट कब होगा, हमने वहां देखा था जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो कब एक्टिवेट हो रहा था, जब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही थी। ये कब एक्टिवेट होगा, जब हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा मतलब कम होगा, कम ब्लड प्रेशर में ये काम करेगा सिस्टम पूरा, ठीक। ब्लड प्रेशर कम होने का मतलब क्या है, अब देखो अल्टीमेटली मैंने अभी एक चीज बताई थी पीछे, हमारा ब्लड प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है किसके, जीएफआर के। तो ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है तो हमारा जीएफआर भी क्या होगा, डाउन होगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब दोनों किडनी जो फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म कर रही है वो स्लो कर देंगी। जब वो स्लो करेंगी तब हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट होगा, रास सिस्टम एक्टिवेट, ठीक। जैसे ही रास सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारी जो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स थी, ठीक, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ये क्या काम करती हैं, ये सेक्रेट करना शुरू करवा देती हैं रेनिन, ठीक है, रेनिन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इस वाले रेनिन में क्या डिफरेंस है, जल्दी बताओ। अब ये मत कहना सर इसमें एक एन लगा हुआ है, इसमें 2 एन लगे हुए हैं। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज रेनिन? No. चलो मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको, ये वाला रेनिन आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा। मिल्क डाइजेशन के लिए। यस, मिल्क डाइजेशन का ये क्या काम करता है, ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करवा देता है इन बेबीज, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो वो कर्ड की फॉर्म में उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है, याद रखना आप। और ये वाला जो रेनिन है ये कौन सेक्रेट कर रहा है, हमारी किडनी सेक्रेट कर रही है। और किडनी का कौन सा पार्ट सेक्रेट कर रहा है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जो हमने जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस में पढ़ा था,
ठीक है, 3 सेल्स थी वहां पे, ग्लोमेरुलर सेल थी, मेसेंजियल सेल थी और मैकुला डेंसा सेल्स थी। तो उसमें जो ग्लोमेरुलर सेल थी वो रेनिन सेक्रेट करती हैं। ये वाला रेनिन हमारा किडनी से रिलीज हो रहा है, ऊपर वाला कहाँ से रिलीज हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि एक जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज होता है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज इट। चलो कोई नहीं, लिखा रहने दो, रेनिन आपको याद रहेगा सबको। ठीक है, तो यहाँ पे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या काम करेंगी, रेनिन सेक्रेट करवाना शुरू कर देंगे। अब ये जो रेनिन है, ये रेनिन क्या काम करता है, एक फैक्टर जो हमारा लिवर के अंदर रिलीज हो रहा है, जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिनोजन। कहाँ बनता है ये बनता है लिवर में। कहाँ बनता है ये, सिंथेसाइज इन लिवर, ये लिवर में बनता है। ठीक, ये इसको रेनिन इसको कन्वर्ट करवा देता है किसमें, रेनिन इसको कन्वर्ट करवा देगा किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक, एंजियोटेंसिन 1 में, और ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। किसके थ्रू, एक एंजाइम जिसका नाम क्या है, एस क्या है, एस इज द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। दिस इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसकी मदद से क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एंजियोटेंसिन 2 क्या है, ये एंजियोटेंसिन इज द पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर। ये भी क्या काम कर रहा है, ये भी देखो, देखो यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या हुआ था, कम हुआ था ना। अब हमारी जो वेसल है उसके अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वेसोकंस्ट्रिक्टर है, वेसोकंस्ट्रिक्टर का काम क्या होता है, बीपी बढ़वाना, जो कि हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कर रहा था। तो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, जो कि पहले कम था अब क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, ऑब्वियसली अब जब हमारा बीपी बढ़ेगा तो हमारा जीएफआर भी बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। और तीसरा काम ये क्या काम करेगा, ये हमारा जो डीसीटी का एब्जॉर्प्शन था, रीएब्जॉर्प्शन था, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो रीएब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी इन प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन 2। ठीक, इज इट क्लियर? Yes, sir. और अगर बहुत ज्यादा और भी बहुत ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन करवाना है, ठीक है, तो ये पीसीटी पे भी काम करना शुरू कर देता है। पीसीटी पे भी रीएब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा काम करेगा, ठीक है, एक्ट करेगा, जिसकी वजह से प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल भी क्या करेगी, रीएब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। मतलब वही हमारा जो पेरीट्यूबुलर आर्टरी है, कैपिलरी है, उसके थ्रू सारा का सारा मैटर कहाँ जाना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वासा रेक्टा से सारा मैटर कहाँ जाएगा, ऊपर प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में और डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, तो रीएब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल दोनों करवाएंगे। ओके, Yes, इन द sir. प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन 2। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो एक लास्ट टॉपिक और अपना बचता है, कौन सा, एएनएफ, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। Factor. लेट मी एड द स्लाइड, जस्ट अ मिनट। ओके, अब अपना लास्ट टॉपिक हम कवर करते हैं, दैट इज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर कॉल्ड एएनएफ। अब देखो, एट्रियल वर्ड आया है, एट्रियल वर्ड का मतलब क्या है, एट्रिया। एट्रिया कहाँ प्रेजेंट होगा, हार्ट में। एट्रिया क्या है, हार्ट की एक वॉल है ना। ठीक, तो ये इसका सेक्रेशन कौन करेगा, हार्ट करेगा। ठीक है, द सेक्रेशन इज फ्रॉम हार्ट। ठीक, और ये कब काम करता है, हमारा ये फैक्टर काम करता है जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। जैसे अभी हमने पीछे देखा, रास सिस्टम में जो हमारा जो ब्लड प्रेशर था वो इंक्रीज हुआ था, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। अब मान लो हमारा जो ब्लड प्रेशर है इंक्रीज ना, किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जो फिल्ट्रेशन रेट है, फिल्ट्रेशन रेट में मैकेनिज्म में हमें ब्लड प्रेशर क्या करना है, नॉर्मल करना है। ठीक है, हमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल चाहिए ताकि हमारा जो यूरिन है वो प्रॉपरली सेक्रेट आउट हो सके या फॉर्म हो सके। ठीक, तो ये कब काम करेगा, एक तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो, दूसरा हमारा ब्लड वॉल्यूम
बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। देखो ब्लड प्रेशर का बढ़ना और ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना दो अलग अलग चीजें हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके पास एक पाइप है, ये पाइप कनेक्टेड है टैप से, ठीक है, ये टैप है पर, ठीक है, ये टैप से कनेक्टेड है, ठीक है, इसके अंदर क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। आपने क्या काम किया, यहाँ पे इसको प्रेस कर दिया, दबा दिया। जब आप प्रेस करोगे तो इसके अंदर यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर तेज तेज जाएगा जल्दी जल्दी, क्यों, यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ है। अब क्या हुआ, मान लो आपने यहाँ पे जब ये रोक दिया, बिल्कुल ही रोक दिया, तो इतने पार्ट में क्या होगा, वाटर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, पानी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मल से ज्यादा रहेगा, ठीक, यही तो होगा। और इसको खोलोगे तो एकदम बहुत सारा पानी बाहर की तरफ निकलेगा इस तरफ। तो ऐसा ही यहाँ पे होना है, या तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, या फिर हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाए, तो हमारा जो एंटी यूरेटिक, जो ये आर्टेरियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होने पर ये क्या काम करेगा, एक तो हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक, उसका जो सेक्रेशन है उसको स्टॉप कर देगा, ठीक। दूसरा, ये रेनिन का सेक्रेशन स्टॉप कर देगा, रेनिन का सेक्रेशन स्टॉप करेगा। तीसरा, ये क्योंकि ये दोनों क्या काम कर रहे थे, इन दोनों का सेम फंक्शन है वैसो कंस्ट्रिक्शन करने का, ये दोनों वैसो कंस्ट्रिक्टर है, वेजो कंस्ट्रिक्टर, ठीक, ये दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से हमारे वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जिससे कि प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, प्रेशर बढ़ा हुआ है ना, तो ये दोनों को स्टॉप हो जाएंगे इसकी प्रेजेंस में। और तीसरा, ये वैसो डायलेशन करेगा, वैसो डायलेशन, डायलेशन का मतलब क्या है, जो वेसल हमारी कंस्ट्रिक्ट हुई थी, इस तरीके से कंस्ट्रिक्ट हुई थी, अब ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा बीपी नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और लास्ट में क्या हो रहा है, हमारा ये एब्जॉर्प्शन, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन, ये दोनों क्या करवा रहे थे, वैसो कंस्ट्रिक्शन है, तो ये रीएब्जॉर्प्शन करवा रहे थे, किसके थ्रू, डीसीटी के थ्रू और पीसीटी के थ्रू एंड कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू। ये यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन को रुकवा देगा, नो रीएब्जॉर्प्शन अकर, नो रीअब्जॉर्प्शन, ठीक। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन और रेनिन क्या काम कर रहे हैं, वैसो कंस्ट्रिक्टर है, दोनों हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, और जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हमारा आर्टेरियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि हार्ट की वॉल से रिलीज होता है, और ये हमारा वैसो डायलेशन का काम करेगा, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, और फिल्ट्रेशन रेट पे नॉर्मेलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक। So I think already time has been over, and in the next class हम मैच्योरेशन पढ़ेंगे, मैच्योरेशन के बाद हम पढ़ेंगे एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, ठीक, जो हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में। ओके, यस सर। थैंक यू सर। Thank you everyone for joining me here, and थैंक यू सर। welcome class। सर थैंक यू सर। मिलते हैं कल, और कल हम ये चैप्टर ओवर कर लेंगे। ओके, यस सर, बाय सर। बाय सर। बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट।